जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, अभी हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और चालुक्य वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और दोस्तों, अभी तक हम लोगों के द्वारा पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा जा चुका है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य के बारे में और वेंगी के चालुक्य के बारे में। लेकिन उसके पहले 2-3 प्रश्न छूट गया था चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 2-3 क्वेश्चन है। उसके बाद वातापी के बारे में पढ़ेंगे, यानी वातापी वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर वेंगी के चालुक्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए हर दिन की तरह आज का चैप्टर प्रारंभ करने से पहले आइए कल के चैप्टर को एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद पुनः आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आइए कल के चैप्टर को एक बार रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जो कि दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश भाग 2 था और उसमें सबसे पहले हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा। और चोल वंश के बारे में सबसे पहले प्रश्न बना था, चोल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तार किस शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था, राजेंद्र प्रथम ने कब गंगकोट चोल की उपाधि धारण किया था? दोस्तों, इसका उत्तर बना था राजेंद्र प्रथम के द्वारा बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगेकोट चोल की उपाधि धारण किया था। फिर अगला प्रश्न बना था, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों, हमने आपको बताया था चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। फिर हमने बताया आप लोगों को उर क्या थी, ये प्रश्न बना था। तो इसका उत्तर बना था उर सर्वसाधारण लोगों की एक समिति थी जिनका कार्य सर्वाधिक कल्याण के लिए तालाबों एवं बागीचों के निर्माण का हुआ करता था और गांव के भूमि का अधिग्रहण करना भी इन्हीं का काम था, यानी कि उर का काम था। फिर अगला प्रश्न बना, सभा एवं महासभा क्या थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था यह मूलतः अग्रहारों एवं ब्राह्मणों बस्तियों की सभा हुआ करती थी और इनके सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था, व्यापारियों के सभा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था व्यापारियों के सभा को नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, हमने आपको बताया था चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम हुआ करती थी। और दोस्तों, ये 10वीं सदी का बंदरगाह था। फिर अगला प्रश्न बना था, विष्णु के उपासक एवं शिव के उपासक को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना विष्णु के उपासक को अलवार एवं शिव के उपासक को नयनार कहा जाता था। नयनार संत कहा जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना, चोल वंश में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था चोल वंश में सोने के सिक्के को कांसू कहते थे। क्या कहते थे? कांसू कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, इसका उत्तर बना था चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। फिर दोस्तों, हम लोग राष्ट्रकूट वंश पर आए और राष्ट्रकूट वंश में सबसे पहले प्रश्न बना था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, राष्ट्रकूट की राजधानी मणिकर या मानखेत हुआ करती थी, जो वर्तमान में यह जगह सोलापुर के निकट में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना था, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, हमने आपको बताया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था?
तो दोस्तों इसका उत्तर बना था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक ध्रुव था, जिसके द्वारा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया गया था और उसके बाद प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था धारावर्ष के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर था ध्रुव को ही धारावर्ष के नाम से जाना जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना था एलोरा एवं एलिफेंटा के गुहा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों एलोरा एवं एलिफेंटा की गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो दोस्तों एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध के लिए यानी कि बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदुओं के लिए और 30 से 34 तक की गुफाएं जैनों के लिए बनी हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों एलोरा के गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनिट के द्वारा किया गया था और ये दोस्तों 17वीं शताब्दी में किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के उपासक थे? तो दोस्तों राष्ट्रकूट शासक शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त संप्रदाय और उसके बाद जैन धर्म के उपासक थे। फिर अगला प्रश्न बना इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पूर्ण हुआ करते थे, जिनके द्वारा शांति पुराण पुस्तक की रचना की गई थी। फिर आया चालुक्य वंश। तो दोस्तों चालुक्य वंश में पहला प्रश्न बना था कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों हमने आपको बताया था चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेट हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न बना मान्यखेट से राजधानी हटा करके किसने कल्याणी कर दिया? तो दोस्तों सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटा करके कल्याणी कर दिया था। और फिर अगला प्रश्न बना इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो दोस्तों इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य शिक्ष हुआ करता था। और दोस्तों अंतिम प्रश्न बना बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो इसका उत्तर बना था बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य शिक्ष के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों कल हमने जो चैप्टर पढ़ाया था उसका हम लोग रिवीजन कर लिया और आइए अब आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश भाग 3, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश को पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले चालुक्य वंश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ चुके थे लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी बाकी था, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बना चालुक्य वंश के बारे में मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधि वक्ता विज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा पहला प्रश्न आया मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? आप उत्तर देंगे मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधि वक्ता विज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया था। यानी कि महान विधि वक्ता जो विज्ञानेश्वर हैं इन्हीं के द्वारा मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है। फिर अगला प्रश्न बना विक्राम देव चरित की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों विक्राम देव चरित की रचना बिल्हड़ के द्वारा किया गया था और इसमें विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो ये प्रश्न बनता है कि वह कौन सी रचना है जिसमें विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर प्रकाश डाला गया था? आप उत्तर लिखेंगे विक्राम देव चरित, यानी कि विक्राम देव चरित की रचना बिल्हड़ के द्वारा किया गया और इसी में विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर प्रकाश डाला गया था। तो दोस्तों चालुक्य वंश में आज यही दो क्वेश्चन था और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर देंगे मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना
महान विधिवक्ता विज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया। और अगला प्रश्न बना था, विक्रमांक देवचरित की रचना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों विक्रम देवचरित की रचना बिल्हड़ के द्वारा किया गया था और इसमें विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर प्रकाश डाला गया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग को पढ़ना था वातापी की चालुक्य के बारे में। और वातापी की चालुक्य में सबसे पहले प्रश्न बना, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह के द्वारा किया गया था। जय सिंह के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? तो जय सिंह के द्वारा वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों प्रश्न आएगा, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर देंगे, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, वातापी के चालुक्य वंश की क्या राजधानी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी वातापी हुआ करती थी, जो बीजापुर के निकट में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना, पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि कब धारण किया? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर राजा कोई न कोई उपाधि धारण करता है। तो दोस्तों यहाँ पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि कब धारण किया। कहने का मतलब यह है कि पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर की उपाधि धारण कर रहे हैं। और कब धारण कर रहे हैं? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। यानी हर्षवर्धन जो राजा थे उनको हरा करके पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया। तो प्रश्न यही बन रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि कब धारण किया? आप उत्तर लिखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न, पुलकेशिन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर बन जाएगा, पुलकेशिन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश के वातापी शाखा से है। ध्यान दीजिएगा, पुलकेशिन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य के वातापी शाखा से है। मैंने आपको बताया था कि चालुक्य वंश में कल्याणी का वंश और वातापी वंश और वेंगी के वंश के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा कि पुलकेशिन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो आप उत्तर देंगे, पुलकेशिन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य के वातापी वंश से। ध्यान देंगे, चूंकि चालुक्य में 3 वंश आया, एक कल्याणी, एक वातापी, एक वेंगी, यहाँ पर वातापी वंश से है। फिर अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। देखिएगा यहाँ एहोल अभिलेख का मैंने एक पिक लगाया है और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप उत्तर देंगे, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। फिर अगला प्रश्न आया, एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों एहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न आएगा, एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? आप उत्तर देंगे, एहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और फिर अगला प्रश्न बना, एहोल अभिलेख की रचना किसने किया था? तो दोस्तों एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है एहोल अभिलेख की रचना किसने किया था? आप उत्तर देंगे, एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने किया था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे। यानी जो रवि कीर्ति हैं ये पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे और एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति के द्वारा ही किया जा रहा है। तो प्रश्न आएगा, एहोल अभिलेख की रचना किसने किया? आप उत्तर देंगे, एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने किया था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे। फिर अगला प्रश्न बना, वातापी चालुक्य या वादामो चालुक्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आप उत्तर देंगे, वातापी चालुक्य या वादामो चालुक्य का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ही हुआ करता था। तो दोस्तों इस तरह हम लोग ने अभी वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ा और आइए अब हम लोग वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे द्वारा एक वेंगी के चालुक्य का राजवंश का एक पिक लगाया गया है और कितना ये बृहत्तम पिक है, कितना बड़ा पिक है, आप इसको देखें। तो दोस्तों चलिए
वेंगी के चालुक्य में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, वेंगी के चालुक्य को किसने जीता था? तो उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी के चालुक्य को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना दिया था। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, और यही वेंगी के चालुक्य में जब हम लोग आते हैं तो प्रश्न बना कि वेंगी के चालुक्य को किसने जीता? तो उत्तर देंगे पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी के चालुक्य को जीत लिया था और अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना दिया था। यानी खुद राजा नहीं बन रहा है, अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना रहा है। फिर अगला प्रश्न बना, वेंगी के चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है वेंगी के चालुक्य की राजधानी वेंगी ही हुआ करती थी। वेंगी की चालुक्य की राजधानी वेंगी हुआ करती थी। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन के द्वारा करवाया गया था। और विष्णुवर्धन कौन है? पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी के चालुक्य को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को राजा बनाया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई विष्णुवर्धन है। और यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप उत्तर देंगे विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। दोस्तों पहले मुझसे मिस्टेक हो गया था, विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। प्रश्न पूछेगा विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप उत्तर लिखेंगे विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। फिर अगला प्रश्न बना, इन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? आप उत्तर देंगे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। कौन था? विजयादित्य तृतीय था। तो दोस्तों प्रश्न पूछेगा इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? आप उत्तर लिखेंगे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। चूंकि दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश के बारे में हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, उसमें से आज के लिए बहुत ही कम प्रश्न बचा हुआ था, तो जल्दी चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन आइए आज के चैप्टर को एक बार और रिविजन करते हैं, उसके बाद आज के चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बना था चालुक्य वंश के बारे में, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर बना था मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवक्ता विज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था विक्रमांक देवचरित की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हड़ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिल्हड़ के द्वारा किया गया था। और इसमें विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर प्रकाश डाला था। और इसमें विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर प्रकाश डाला गया था। फिर वातापी के चालुक्य जो प्रश्न बना था वो पहला प्रश्न बना था वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि कब धारण किया था? तो दोस्तों उत्तर देंगे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। फिर अगला प्रश्न बना पुलकेशिन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पुलकेशिन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश के वातापी शाखा से है, यानी चालुक्य वंश के वातापी वंश से है। फिर अगला प्रश्न बना पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और अगला प्रश्न बना था ऐहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गई थी? तो उत्तर बना था ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न बना ऐहोल अभिलेख की रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने किया था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि भी थे। फिर अगला प्रश्न बना वातापी चालुक्य या वादामो चालुक्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था वातापी चालुक्य या वादामो चालुक्य का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ही था। फिर दोस्तों आया वेंगी का चालुक्य या पूर्वी चालुक्य भी इसको कहते हैं।
कि वेंगु के चालुक को किसने जीता था? तो इसका उत्तर था पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी के चालुक को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना दिया था। और फिर अगला प्रश्न बना था वेंगी के चालुक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों वेंगी के चालुक की राजधानी वेंगी ही थी। और विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना, ध्यान देंगे, विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। और इस वंश का सबसे महान प्रतापी शासक कौन था? तो दोस्तों इस वंश का सबसे महान प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। तो दोस्तों यहाँ पर आज का चैप्टर समाप्त होता है। दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश भाग 3 को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों मैं कहूँगा कि आप लोग मन लगा करके, दिल लगा कर पढ़िए और रिवीजिंग बार-बार करिए। रिवीजिंग में बार-बार इसीलिए कराता हूँ कि आप लोग जो भी प्रश्न को हल करते हैं, जिस भी प्रश्न को हल करते हैं, उसका उत्तर निकालते हैं, तो बाद में भूलता ही है। मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ, अगर रिवीजिंग करेंगे तो बातें नहीं भूलेंगी और फ्यूचर में चलकर जब भी आप कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, तो बातें आपको नहीं भूलेगी और आप तरीके से, सही से एग्ज़ाम में उत्तर देकर आएँगे और आप सफल होंगे। इसलिए मैं बार-बार रिवीजिंग पर जोर देता हूँ। तो दोस्तों यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त होता है, दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश। और कल से हम लोग पढ़ेंगे सीमांत राज्य के बारे में। कल से पढ़ेंगे सीमांत राज्य के बारे में। तो दोस्तों यहीं मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।